अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने स्टार्ट किया न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रो क्वाड्रुपोल मोमेंट। इलेक्ट्रो क्वाड्रुपोल मोमेंट होता क्या है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके वो पैरामीटर है जो हमें किसी भी न्यूक्लियस की शेप के बारे में बताते हैं कि न्यूक्लियस की बेसिकली शेप क्या है। हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में भी देखेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखेंगे। ओके, क्वाड्रुपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ई क्यू। ठीक है, क्यू आपके पास क्या है, क्यू सिर्फ जस्ट एक फैक्टर है जो आपके पास है 3z² माइनस r²। ठीक है, क्यू एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है 3z² माइनस r²। तो ये आपके पास यू आ गया, क्यू की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी 3z² माइनस r²। अगर हम इसमें देखें तो ई हमारे पास क्या है, चार्ज है, और क्यू जो है वो जस्ट एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू ये है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है और वो स्फेरिकल सिमेट्री में मूव कर रहा है, ठीक है, ये हम सारा केस जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का पढ़े हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल वो स्फेरिकल सिमेट्री में मूव कर रहा है, अगर उसकी सिमेट्री जो है वो स्फेरिकल है तो तब उसका क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होगा, जीरो। ये हमेशा याद रखना है, स्फेरिकल के लिए आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। वो कैसे होता है कि आपके पास z² हो, x² हो या y² हो, वो आपके पास r² हो जाता है। ये 3 है तो इसलिए इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो तब आपने अपने क्वाड्रुपल मोमेंट में इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये देखो ई ऐसे आ गया 3, z की जगह r²/3 माइनस r² एज इट इज़। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर r² और r² ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 बन जाएगा, ई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0। मतलब आपके पास क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आप अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में भी देखो तब भी आपके पास अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर आप कहते हो कि अगर आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है, आपका कोई पार्टिकल है और वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, अगर वो प्लेन XY प्लेन है तो जिस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ वहीं होगा, बाकी जो थर्ड प्लेन है एक होता है XY और एक होता है Z। तो अगर पार्टिकल X और Y प्लेन में है, इट मीन्स कि Z पे वो नहीं है, तो Z पे आपने क्या लेना है, 0। ये आपके पास कोई भी एक प्लेन है, पार्टिकल जो है वो आपके पास इस X और Z में है, सॉरी X और Y में है, इस प्लेन में आपके पास पार्टिकल है, इधर वो नहीं है तो यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे Z की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। अब आपने अपने क्वाड्रुपल मोमेंट वाली वैल्यू में इसकी वैल्यू डाली है 3, Z की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस r²। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, Q, ये ठीक है, ई साथ आएगा और माइनस r²। इट मीन्स कि आपके क्वाड्रुपल मोमेंट जो है ये तो वैसे ही चार्ज है ना, बेसिकली वैल्यू किसकी आई है, ये चीज़ कि आपके पास क्या वैल्यू आई है, माइनस r² आई है। तो आपने देखा कि हम जब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वाड्रुपल को पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि स्फेरिकल शेप के लिए जो क्वाड्रुपल मोमेंट है वो वैनिश हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 आ रही है। और जब हम कोई और शेप लेते हैं स्फेरिकल के अलावा तो आपके पास क्वाड्रुपल मोमेंट 0 नहीं होता, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि वो XY प्लेन में मूव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आई है, वो 0 नहीं हुआ। स्फेरिकल के लिए भी हमने देख लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये हमने पढ़ा क्लासिकल के लिए, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसकी कंक्लूजन भी लिख ली। अब आपने देखना है इसको क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं तो क्वाड्रुपल की मोमेंट की तो वैल्यू वही होती है, ई क्यू। आपके पास ई क्यू की जगह आप उसका फैक्टर डाल देते हो, लेकिन हमें पता है कि हम जब क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं तो हम किसी भी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, किसी भी वेव फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये उसका कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमारे पास पूरा जो है वो वेव फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है कोई हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये वेव फंक्शन सिंपल आ जाता है। ठीक है, एक जो वेव फंक्शन उसका कॉन्जुगेट और फिर वेव फंक्शन और ये ठीक है, ये आपको पता है ना, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि आप लोग इसको क्वांटम में ऐसे लिखते हो। तो हमने इस चीज़ को ऐसे लिखना है, हमारे पास हमारा फंक्शन क्या है, ई क्यू। आगे से हमें पता है कि क्यू की वैल्यू क्या है, 3z² माइनस ऑफ r। तो आपने ये हमारा पूरा फंक्शन है, हमने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन को पुट कर दिया। ये ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ये इसके साथ है बेसिकली। ठीक है, ये ऐसे है 3z² माइनस ऑफ r², सही है। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, अगर वो एक मूवमेंट x डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है तो आपके पास यहाँ पे dx आ जाता है, अगर वो y में मूव कर रहा है तो dy, अगर z में मूव कर रहा है तो dz, अगर वो तीनों में मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे dv क्यों हमने लिया, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर की जो एक्चुअल शेप होती है वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल हमें पता है कि हम उसको 3D में ले रहे हैं, और 3D में हम देखते हैं कि हमारे पास dv आ जाता है। वॉल्यूम मीन्स के इसमें तीनों है, x भी, y भी और z में। ओके, जब आप क्वांटम में बात करते हो तो आप पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहाँ है, आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हो कि हो सकता है वो पार्टिकल इधर हो। ठीक है, आप उसकी रेंज बताते हो, प्रोबेबिलिटी बताते हो। और आपको पता है कि आपने क्वांटम में पढ़ा है कि आप प्रोबेबिलिटी के लिए क्या यूज़ करते हो, ये चीज़ वेव फंक्शन लेते हो, उसका आप क्या ले लेते हो, मॉडल या स्केल। ये चीज़, ये पूरा जो होता है टर्म आप प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हो। ठीक है,
ये उसकी नोटेशन है। अब आपने क्या कर दिया, आपने लिखा कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो स्फेरिकल सिमेट्री में है, पार्टिकल जो है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री है, तो आपको पता है कि क्लासिकल हो या क्वांटम हो, बात वही है, ठीक है। बस हमने लिखने का तरीका जो है वो चेंज कर लिया कि आप पार्टिकल, जब आपका पार्टिकल क्वांटम के रिस्पेक्ट से हम पढ़ रहे हैं तो तब हमने इसको ऐसे करके लिखना है, और जब हम क्लासिकल पढ़ें तो तब हमने सिंपली रहना है, तब हमारे पास कोई एज इट इज़ सच कोई हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती कि हमने इसको ऐसे लिखना होता है। इसमें हमारे पास होता है ज़रूरी कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखना होता है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हम कहते हैं कि जेड स्क्वेयर हो या आर स्क्वेयर हो, ये वही चीज़ है। आपके पास आर स्क्वेयर बाय 3 आएगी, आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है, ये 3 से कट जाएगा, आपके पास क्वाड्रपल पोल मोमेंट क्या आ जाता है, 0। आपने देखा कि क्लासिकल में भी 0 आया था, आपने क्वांटम में देखा। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो स्फेरिकल सिमेट्री होगी किसी भी पार्टिकल की, तो उसका क्वाड्रपल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब आप कहते हो कि अगर हमारे पास वही डेंसिटी जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, जैसे हमने ऊपर भी देखी थी एक्स वाई प्लेन लिया था, तो एक्स वाई प्लेन में इट मीन्स कि उसका जेड क्या है, 0, ठीक है। जिस पार्टिकल जिस प्लेन में है सिर्फ वही है, जेड उसका क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू डाली, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये E7 आता है। बेसिकली मैंने वहाँ भी बताया था कि मेन हमारे पास क्या होता है कि ये चीज़ आए, तो हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास -r² आया। जब हमने क्लासिकल देखा था तब भी हमारे पास आ रहा था, ठीक है। इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मीन स्क्वायर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। बातें सारी सेम है, बस लिखने का अंदाज चेंज है। ओके, उसके बाद हम एक और कंडीशन ले लेते हैं कि अगर हम कह देते हैं कि हमारी डेंसिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास कंसनट्रेटेड है जेड एक्सिस में। अगर वो जेड एक्सिस में है तो वो जेड में है, एक्स वाई में क्या है, 0 है। अगर वो एक्स वाई में 0 है तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एक्स वाई है नहीं, तो इसको कैसे देखेंगे कि हमारे पास आर जो होता है वो या एक्स होता है या वाई होता है या जेड होता है। अगर वो एक्स और y में है ही नहीं, इसका मतलब r क्या है, 0। तो r क्या है, z। आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, z। आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास यहाँ पे 3z² माइनस r की जगह आपने z² लिख दिया, तो आपके पास क्या आ गई, 2z², ठीक है। ये E7 वैल्यू आएगी, ठीक है। सारी हमने कंडीशंस देखी, क्लासिकल में भी देख लिया और हमने क्वांटम मैकेनिकली भी देख लिया। अच्छा, अब हमने देखना है कि कोर और वैलेंस न्यूक्लियन का कंसेप्ट क्या होता है। इसमें क्वाड्रपल मूवमेंट में ही इसका कंसेप्ट आता है। इसको समझने से पहले आपको मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बताऊं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको पता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस तरह से, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे वैलेंस में होते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। पहले शेल में आपके पास ये 2 होंगे, और फिर आपके पास अगला शेल आता है, उसमें ऐसे पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल, तो एक जो होगा वो 2 पेयर में होंगे और एक जो होगा वो वैलेंस होगा, ठीक है। सेम इसी तरह आपको पता है, आप शेल्स वगैरह बनाते हो तो आपके पास, आप देखते हो कि आपके पास पेयर फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। ये पेयर फॉर्म में है, और ये आपके पास क्या होता है, वैलेंस। तो आपके पास वैलेंस वालों की अलग कंट्रीब्यूशन होती है, उनका फंक्शन बिल्कुल अलग होता है, और आपके पास ये जो पेयर फॉर्म होते हैं इनका अलग होता है, ठीक है। ये जिसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, सेम इसी तरह हम न्यूक्लियंस की बात करें। न्यूक्लियंस क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये आपके पास फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर आपको पता है आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों को जब हम कंबाइन बोलते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स मीन्स के प्रोटॉन भी हों और न्यूट्रॉन्स भी हों, उनका एडिशन जो होता है वो हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है। तो हम जब न्यूक्लियॉन्स बोलो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस दोनों की बात कर रही हूँ। अब आपको पता है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स भी क्या हुए होते हैं आपके पास, ऑर्बिटिंग कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं ना, ऐसे शेल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, सेम इसी तरह आपके पास न्यूक्लियॉन्स भी ऑर्बिट कर रहे होते हैं और वो वैलेंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऐसे शेल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो अगर हम उनको नेम कैसे देते हैं कि अगर वो आपके पास जैसे ये पेयर की फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन्स, सेम इसी तरह न्यूक्लियॉन्स के भी यही स्टडी कर लेते हैं, यही चीज़ें सेम। तो अगर आपके पास न्यूट्रॉन्स जो है वो पेयर की फॉर्म में है तो आप उसको कोर बोलते हो, और अगर वो एक अकेले की फॉर्म में, ठीक है, पेयर नहीं है उसका कोई, तो अलोन है, तो आप उसको क्या बोलते हो, वैलेंस न्यूक्लियन बोलते हो, ठीक है। तो अब आप कोर न्यूक्लियन और वैलेंस न्यूक्लियन का समझ आ गया कि अगर आप आप अगर न्यूक्लियस की बात करो तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है, सेम इसी तरह न्यूक्लियॉन्स भी कर रहे होते हैं, और अगर वो पेयर फॉर्म में है तो वो कोर है, और अगर वो पेयर फॉर्म में नहीं है तो वो क्या है, वैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 9 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो आपको पता है कि 8 जो होंगे वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो वो कोर में आएंगे, ठीक है। और दूसरे जो होंगे, एक जो होगा वो, क्योंकि 8 है तो एक जो होगा वो वैलेंस में होगा क्योंकि वो अनपेयर होगा, तो आपके पास वो वैलेंस न्यूक्लियॉन होगा,
ठीक है। जब आप बात करते हो कि आपके पास ये कोर है, तो कोर आपको पता है आपके पास पेयर्ड होते हैं, और जब पेयर्ड होते हैं तो उनकी शेप जो होती है स्फेरिकल होती है। और आपने अभी पढ़ा है कि स्फेरिकल के लिए क्वार्टर पोल मूवमेंट जो हो वो क्लासिकली हो या क्वांटम मैकेनिकली उसने जीरो होना है। तो आपको पता है कि आपके पास क्वार्टर पोल मूवमेंट की वैल्यू स्फेरिकल के केस में जीरो हो जाएगी। ठीक है, अनपेयर्ड है। अब जो अनपेयर्ड होते हैं वो वैलेंस होते हैं, वैलेंस की स्फेरिकल के अलावा कोई शेप होती है। तो इसलिए जब हमने देखा कि हम स्फेरिकल के अलावा कोई शेप लेते हैं तो हमारे पास क्वार्टर पोल मूवमेंट जीरो नहीं होता, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये समरी आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ या कोर की फॉर्म में होंगे या वैलेंस की फॉर्म में होंगे। अगर वो कोर है तो वो पेयर्ड न्यूक्लियॉन्स होंगे, अगर वो वैलेंस है तो वो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स होंगे। और अगर वो पेयर्ड न्यूक्लियॉन्स हैं तो इट मीन्स कि वो क्या है, प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म, और उनकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल इन शेप होगी, और उनका क्वाड्रपल पोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो। अगर वैलेंस है तो वो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स है, अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स है मीन्स के अदर देन स्फेरिकल शेप, और उनके लिए क्वाड्रपल पोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। इसको पढ़ने के बाद हम इस एग्जाम्पल को दोबारा पढ़ते हैं। हमने कहा कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर 9 न्यूक्लियॉन्स है, तो वो 9 न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास सारे जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है, 8 जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है, एक जो आ रहा है वो अलोन पेयर में है। अलोन वाला क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पेयर्ड में है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास कोर है, सॉरी वैलेंस न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये अब आपके पास ये वैलेंस है। ये जो आपके पास ये जो पेयर्ड वाले हैं ना, इनके लिए तो क्वाड्रपोल आपके पास जीरो हो जाएगा, क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये आपके पास क्वाड्रपोल की जो है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू को डिसाइड नहीं करेंगे। अब आपके पास जो वैलेंस वाला रह गया है वो डिसाइड करेगा कि आपकी क्यू की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यही कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैंने इस सारे को यहाँ पे एज लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास जब हमने स्फेरिकल के अलावा कोई शेप ली थी तो हमारे पास जो क्वाड्रपोल मूवमेंट है उसकी वैल्यू क्यू आर स्क्वेयर आ रही थी। ठीक है, माइनस साइन को इग्नोर करो, आपके पास ई आर स्क्वेयर आ रही थी। अब आर आपके पास क्या है, रेडियस है। आपको पता है कि आपके पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, आर नॉट ए 1/3। ठीक है, ये आपने याद करनी होती है, इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास आर का स्क्वेयर, आप इसका स्क्वेयर ले लोगे, आर नॉट स्क्वेयर ए, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जब हमने देखा था कि हमने स्फेरिकल के अलावा कोई शेप ली थी तो क्वाड्रपोल मूवमेंट की वैल्यू जो थी वो माइनस ई आर स्क्वेयर आ रही थी। माइनस साइन को इग्नोर करके हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ई आर स्क्वेयर वैल्यू आ रही थी। आर क्या है, आपके पास रेडियस है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है उसकी वैल्यू होती है आर नॉट ए 1/3। इसकी वैल्यू आपने याद करनी होती है। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो कि यहाँ पे आर का स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर ले लोगे, आर नॉट स्क्वेयर ए 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास कोर वाले मीन्स के जो पेयर्ड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते क्वाड्रपोल मूवमेंट की वैल्यू में, उनका क्यों जीरो होता है। जो वैलेंस वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्वाड्रपोल मूवमेंट की क्या वैल्यू है। अब अगर आप देखो, मैं अगर आपको इलेक्ट्रॉन के केस में बताऊँ तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास क्या है, एक आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेम इसी तरह न्यूक्लियॉन्स के लिए भी होंगे। न्यूक्लियॉन्स में क्या होंगे, ये आपके पास पेयर्ड फॉर्म में है। जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं आपको पता है ये सारे आपके पास क्या है, कोर, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इनके लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आपके पास सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करेगा और ये बताएगा कि आपके पास क्यू की वैल्यू क्या है, क्वाड्रपोल मूवमेंट की। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या है, ये इनसाइड है, और ये आपके पास क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं। इसी तरह आप बढ़ाते जाओ, आपके पास क्या होते जाएंगे, ये सरफेस पे आते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें भी पेयर पूरे कर दो, ऊपर वाला होगा जिसमें लोन पेयर अनपेयर आएगा, तो आपके पास सरफेस पे ही होते हैं। तो अगर ये सरफेस पे होते हैं तो अगर इनकी रेंज क्या होती है, इनकी रेंज लाइटर न्यूक्लियर मीन्स के जिसमें कम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैवी न्यूक्लियर जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे। अगर लाइटर न्यूक्लियर तो इसका डिस्टेंस भी कम होगा, 6 × 10⁻³ EM²। और अगर हैवी न्यूक्लियस है तो तब आपके पास क्या होगा, 15 × 10⁻³ EM²। ये EM² क्या है, ये आपके पास आप जो है इसको यूज़ करते हो 10⁻28 मीटर स्क्वेयर। ये हम यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, और जो हम क्वाड्रपोल मूवमेंट्स होता है उसके लिए बेसिकली कन्वीनियंट यूनिट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप मीटर स्क्वेयर देखो तो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स में ये मीटर स्क्वेयर एरिया नहीं होता। अच्छा, अब आपने कहा कि ये यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि आपके पास यहाँ पे ये अगर एरिया नहीं होता तो ये क्या होता है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है, ये एरिया नहीं होता। ये बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो रेंज होती है ना इनकी, वो 0.06 से 0.05 तक आती है। लेकिन अगर कुछ जो होते हैं वो इस रेंज में आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऐसे हैं जो इस रेंज में नहीं आते। ठीक है, वो जो इस रेंज में नहीं आते उनको हम बोलते हैं सेवरल रेयर अर्थ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जो इस रेंज में नहीं आते, रेंज ये होती है,
अगर वो इस रेंज में नहीं आ रहे तो वो क्या होते हैं, सेवरल रेयर अर्थ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये वो रेंज है जिसमें जो हमने अभी पढ़ा है सारा कुछ फुलफिल हो रहा होता है, लेकिन इसमें आके नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसको रेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आके कोर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है क्वाड्रेपल पोल मोमेंट की वैल्यू में, ठीक है। वैसे क्या होता है कि कोर कंट्रीब्यूट नहीं करता अगर वो इस रेंज में है, लेकिन अगर आप इस रेंज से बाहर आओ, जो होते हैं वो भी आपके पास यही चीज़ होती है, लेकिन उसमें सिर्फ ये रेयर अर्थ न्यूक्लियॉन्स उनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो आपके पास क्वाड्रुपल कोर भी उनका जो होता है वो क्वाड्रुपल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कोर जो होता है कुछ न्यूक्लियाई में उनकी नॉन स्फेरिकल शेप होती है, इसलिए वो हमें लार्ज क्वाड्रुपल मूवमेंट दे रहे होते हैं। ये असल में क्या हुए होते हैं, न्यूक्लियस की, इसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस की डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अभी हमने इसी पे रहना है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होता है समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।